चलो तो सबको गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग अभी क्लास में जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग, और जो जुड़ेंगे वो लोग, उन लोगों को आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगा। देखता हूँ मेरा क्या कर लेते हैं। एडवांस में रोज बोल देता था ना कि जो लोग जुड़ेंगे उनको एडवांस में गुड मॉर्निंग। आज कोई एडवांस में गुड मॉर्निंग नहीं, जो भी करना होगा मेरा कर लेंगे, ठीक है। चलो, कौन कौन है क्लास में एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे से विनीत कुमार, शिवांगी, राम कुमार, मीना, महिमा मुलेवा, विकास ठाकुर, रेणुका, मेघा, अनुराधा, कृष्णा, हर्षवर्धन, सत्यम, सृष्टि और शिवा आज कहाँ हैं? अभी तक उसका हैप्पी बर्थडे नहीं मना। हैप्पी बर्थडे में 5 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, और कुछ होगा तब क्या करेंगे। चलो तो ये कल की क्लास को मिटाते हैं। जो हम लोगों ने कान का थर्ड पार्ट पढ़ा था, कान का थर्ड पार्ट जिसको ख़त्म किया था, इसको मिटाता हूँ और फिर आज आगे के काम शुरू करते हैं। चलिए तो कॉपी पेन सभी लोग निकाल लो, और एक बार मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सिलेबस दिखा दूं कि सिलेबस की क्या स्थिति है। जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में सिलेबस की क्या स्थिति है। सिलेबस में बार बार बोलता हूं कि आपको सिलेबस निकाल कर रखना चाहिए। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, सिलेबस पास होना चाहिए। देखो, सिलेबस में प्रीलिम्स में इतना अस्पष्ट तरीके से बात लिखा है कि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। देखिए, पहले सिलेबस की 2 मिनट बात कर लें। यूनिट MPPSC क्लियर है ना? ये जहाँ लिख रहा है, हाँ ठीक है। MPPSC प्रीलिम्स की हम बात करें पहले, तो प्री के यूनिट 7 में, प्री के यूनिट 7 में एक हमको पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट दिया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, एग्जैक्ट यही लिखा है या मूलभूत सिद्धांत? मौलिक सिद्धांत लिखा है। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत लिखा है। और अगर हम प्री को हटा के मेंस में चले जाएं, प्री को हटा के अगर मेंस में चले जाएं और मेंस का पेपर थर्ड देखें, सिलेबस पर कमांड बहुत ज़रूरी है। MPPSC का जब UPSC की प्रिपरेशन आप करते हो तो टीचर सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप सिलेबस और पुराने पेपर देखो। और ये नियम हर जगह, हर एक सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, हर एक वनडे के एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में लागू होता है कि जिस चीज़ की आपको तैयारी करनी है उसका सिलेबस और उसके कम से कम 5-7 साल के पेपर्स देख लिया जाए कि क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है। ठीक वैसे ही जो एग्जाम्पल मैं आपको ऑफलाइन क्लास में दिया था कि क्रिकेट खेलने अगर जा रहे हो तो क्रिकेट के सारे नियम आपको पता होना चाहिए कि अंपायर दोनों हाथ ऐसे उठाएगा तो इसका मतलब 6 होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नाचने का प्रयास कर रहा है, वो भांगड़ा करना चाहता है। और हाथ अगर ऐसे उठा दिया तो इसका मतलब है कि आपकी विदाई हो गई है, आप आउट हो गए हैं। ऐसा नहीं कि आपको वो बोलते हैं ना कि उंगली कर रहा है, हमको हाथ ऐसे कर रहा है। तो नियम पता होना चाहिए, और जिसको नियम पता है वो काफ़ी आगे रहेगा। जिसको नियम नहीं पता है, जिसको किस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं वो पता ही नहीं है, तो वो अंधेरे में तीर मारे जा रहा है और वो तीर उड़ के आके खुद को ही लगेगी, दूसरे को तो लगने वाली नहीं है। खैर, इस पर अभी बात ना करके आगे टॉपिक में, मेंस पेपर थर्ड ऑफलाइन क्लास में कई बार इस पर मैंने आप लोगों को बात कर दिया है। पेपर थर्ड अगर जाते हैं हम लोग मेंस में तो देखते हैं कि स्थिति क्या है। पेपर थर्ड मेंस में जाते हैं तो इसका इकाई 2, मेंस का पेपर थर्ड का इकाई 2 अगर हम देखें, यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 1 में यहाँ पर तीनों की बात थोड़ी कर लेते हैं। यूनिट 1 में यहाँ पर क्या है?
भौतिक विज्ञान है जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। हैंड रेज, आवाज़ फंस रही है सर। अब ठीक है, थोड़ा सा आप अपने नेटवर्क को भी देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों का नेटवर्क समस्या करता है, तो ऐसा होता है। यहाँ तो नेटवर्क पूरा क्लियर चल रहा है। तो यूनिट 1 में है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, मेंस के फिजिक्स। दूसरा यूनिट जो है ये है यूनिट 2 जो हमारा पेपर 3 में है, ये है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसको आप केमिस्ट्री बोलते हैं, छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। और जो तीसरा इसका यूनिट है उसका वो है जीव विज्ञान, यूनिट 3 मेंस का यूनिट 3। ये है, इसमें जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान, मतलब वनस्पति विज्ञान है, तो आप बोल सकते हैं जीव विज्ञान है। और जीव विज्ञान में हमको पता है, पहले बेस आपको पढ़ा चुका हूँ कि जंतु विज्ञान भी है और वनस्पति विज्ञान भी है। इन दोनों चीज़ों से भी जुड़कर चीज़ें दी गई हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, आपको जब पढ़ेंगे तो पता है, कुछ स्वास्थ्य वगैरह की बातें की गई हैं, सब इसमें आ जाएंगी। तो ये मेंस की है। और प्रीलिम्स में सिर्फ बोला है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का मतलब पहले आप समझ लो कि क्या है। जो बताया हूँ पहले भी क्लास में, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत का मतलब ये है कि कम से कम आप मेंस में जितनी ये बातें दी हैं इतना तो पढ़े ही, क्योंकि विज्ञान अपने आप में, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मेंस में जितने टॉपिक दिए हैं, जैसे इस पॉइंट में बहुत से चीज़ें दी हुई हैं, इसमें भी बहुत सी बातें दी हैं, इसमें भी बहुत सी बातें दी हैं, कम से कम उतना जान लेते हैं तब कहलाएगा कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत आपको आता है। लेकिन इसलिए इसकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? केवल प्री की अलग पढ़ाई, केवल मेंस की अलग पढ़ाई, ये एकदम अतार्किक तरीका लगता है मुझे। क्योंकि मेंस का मतलब सिर्फ ये है कि आप एथिक्स, जो एथिक्स है ये प्रीलिम्स में नहीं है, इसको मेंस बोल सकते हैं। निबंध को मेंस में बोल सकते हैं। उसके अलावा हिंदी को मेंस में बोल सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ी बहुत, जैसे पॉबेड अभी जोड़ दिया है, लोक प्रशासन जोड़ दिया है, तो लोक प्रशासन डायरेक्ट रूप से प्रीलिम्स में नहीं, हालांकि करंट के हिसाब से इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। समाज शास्त्र, जो सोशोलॉजी का पोर्शन जोड़ दिया है। कुछ चिंतक वगैरह जो आपके पॉलिटी वगैरह में हैं, ऐसी कुछ चीज़ों को प्योर मेंस कहा जाएगा। इसको बोलते हैं मेंस की तैयारी, ये मेंस है। इस पर एक लंबी चर्चा कभी सिलेबस पे करूंगा मैं, बट आज क्लास पढ़ना है हमको, केमिस्ट्री की बातें करनी है, तो इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ कि मेंस का मतलब ये होता है कि ये आप मेंस में स्पेशल पढ़ो। प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा इसका, या प्रीलिम्स से इसका ज़्यादा नाता है नहीं। और प्री का और बाकी चीज़ें क्या है, प्री और मेंस दोनों में है, मिलाओगे तो सेम टू सेम चीज़ें मिलेंगी। तो प्री और मेंस दोनों में जो है उसको एक साथ पढ़ो। लेकिन होता ऐसा है कि हम 2 महीने के लिए प्रीलिम्स की अलग क्लास लगाते हैं, उसमें पता नहीं क्या पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है। फिर मेंस में अलग पढ़ते हैं, उसमें भी क्या पढ़ते हैं समझ नहीं आता है। तो अब क्या हुआ है कि मैंने जो क्लास लिया है आपको विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में, मैंने आपको अब तक क्या क्लास में करा दिया है उसको एक बार थोड़ा रिकैप करता हूँ। क्लास शुरू हो रही है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रिकैप में क्या हुआ है क्लास में, सबसे पहले मैंने बात किया था कि विज्ञान क्या है। आज फिर नहीं करूँगा। सबसे पहले बात किया था कि विज्ञान क्या है, वो फिर क्लास नई शुरू होगी तो उसमें देखेंगे। ये क्लास नई नहीं है, इसलिए अभी इस पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये फिर अपने आप में एक 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। विज्ञान क्या है, इवन मैंने याद करिए आपको बताया था ज्ञान क्या है। बहुत से लोगों को आइडिया यही नहीं पता है कि ज्ञान क्या है, पढ़े जा रहे हैं। तो विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, उसके बाद फिर हमने बात किया था विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण की बात हमने किया था बेसिक्स के तौर पर कि विज्ञान का वर्गीकरण कैसे होता है। विज्ञान का वर्गीकरण करने के बाद हमने, ये सब सिर्फ बता रहा हूँ, इसको बारे में डिटेलिंग कर नहीं रहा हूँ कुछ भी। विज्ञान का वर्गीकरण हमने किया था। विज्ञान का वर्गीकरण करने के बाद
हमने कुछ और भी थोड़ी सी बातें किया था, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है। फिर हमने थोड़ी सी बात किया था बेसिक के लिए कि वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं। नहीं तो हम कहीं भी बोलेंगे कि हम वैज्ञानिक नियम बोल रहे हैं, या कहीं भी बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से ये होगा, अरे साइंटिफिक होता क्या है। तो हमने बात किया था कि विज्ञान के नियम क्या होते हैं, किस चीज़ को विज्ञान, कैसे विज्ञान के नियम, या हमने इसके बनने की प्रक्रिया ही बताया था, कितने चरणों को बनने की प्रक्रिया की, कोई भी विज्ञान का सिद्धांत या नियम कितने चरणों को पार करके बनता है। ऐसे हमने पहले कुछ बेसिक क्लासों की बात किया था। 1 या 2 दिन की क्लास, 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास इस पर लगी थी। बेसिक समझने के बाद हमने भौतिक विज्ञान की बात किया था, क्योंकि भौतिक विज्ञान आवश्यक था। तो भौतिक विज्ञान का हमने स्टडी किया था। भौतिक विज्ञान में अलग अलग बैच के आप लोग हैं, तो कुछ लोगों का कम, कुछ लोगों का ज़्यादा हुआ होगा। भौतिक विज्ञान में हमने बात किया था, फिर इसमें भी कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान का बेसिक करने के बाद इसमें से सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था भौतिक राशियाँ, मापन और मात्रक। मेंस में भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है MPPSC, और प्री में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। भौतिक राशियाँ, मापन व मात्रक पढ़े थे, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर ये नहीं आता है तो मात्रक और मापन ये नहीं आता है तो फिर बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि मापन मात्रक क्या है। भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में नॉटिकल मील आएगा। जैसे ही भूगोल में पढ़ोगे अपने क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र के बारे में, तो बोलते हो कि ये हमारा अनन्य आर्थिक जोन है, तो उसमें आप देखते हो कि नॉटिकल मील की बात आती है। तो वो मात्रक तो ही समझाएगा कि मात्रक क्या है, मात्रक कैसे बने हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं। ये सारा ही डिस्कशन इसमें हुआ था मापन मात्रक में। फिर हमने इसके बाद सदिश अदिश राशियाँ तो यहाँ पे हो गई थी। हमने यहाँ पे उसके बाद गति के बारे में थोड़ा बात किया था। गति के बाद आप देखे होंगे कि जो काइनामेटिक्स की हमने बात किया था कि काइनामेटिक्स क्या है। काइनामेटिक्स के बाद डायनामिक्स की बात किया था। काइनामेटिक्स में हमने गति के समीकरण देखे थे, इसमें गति के समीकरण आए थे, इसमें गति के नियम आए थे जो न्यूटन ने दिया है। गति के समीकरण किसने दिया है? गैलीलियो ने दिया है। तो इस तरीके से हमने भौतिक विज्ञान के बेसिक चैप्टर ऊर्जा वगैरह पढ़े थे कि ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है, ऊर्जा, कार्य, गुरुत्वाकर्षण, ऐसे कई चैप्टरों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। और प्रीलिम्स की क्लास जो लगती है, प्रीलिम्स की क्लास के लिए जो क्लास ऑफलाइन आपकी लग रही थी, उसमें हमने इन सब बेसिक चीज़ों को कर लिया था। तो भौतिक विज्ञान की काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं, और फिर मौका मिलेगा तो भौतिक विज्ञान को फिर 0 से शुरू करेंगे। लेकिन आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में अगर भौतिक विज्ञान के बारे में बहुत कुछ फिर भी जान गए हैं, तो क्यों नहीं हम रसायन विज्ञान के बारे में भी कुछ बेसिक बातें जानें कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान में प्रीलिम्स लेवल पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बायो के बारे में हमने अभी काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है। आपने देखा कि इसमें हमने पूरे मानव शरीर संरचना की बात कर लिया। मानव शरीर संरचना की पूरे डिटेल लेवल में हमने बात किया है। हर एक अंग के बारे में देखा है, इवन संवेदांग जो बाहर बचे थे, आँख, कान, नाक, इन सब का भी स्टडी हो गया है। बाकी हर एक तंत्र जो हमारे शरीर में है उनका हमने स्टडी कर लिया है। तो आज की क्लास हम लोग रसायन विज्ञान पर डेडिकेट करेंगे, रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे, और ये चलेगा कम से कम, मान के चलिए कि बेसिक्स, मतलब जितना इसमें दिया है अगर वो पढ़ाऊँ मैं, तो मेंस का एक यूनिट ही खत्म हो जाएगा। मैं तो यही करता, लेकिन खैर मेंस अब आप लोगों का बैच स्टूडेंट्स ही इस तरीके से क्लास ले लेते हैं कि नहीं पहले मुझे प्रीलिम्स की क्लास लेनी है। तो कुछ लोग जो प्रीलिम्स के लिए ही केवल जुड़े हैं, उनको मेंस की यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो समय लगेगा। तो इसलिए अदरवाइज मेरा बस चलता तो मैं प्री और मेंस दोनों का साथ ही पूरी तरीके से पढ़ाता। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता कि भाई प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। लेकिन स्टूडेंट्स ही आकर ये काम करते हैं और बाकी संस्थाएं भी ऐसा कर रही हैं, तो क्या करें। तो इसका जो दूसरा मेंस में जाकर देखेंगे तो क्या क्या पार्ट दिया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, इस तरीके से बातें दी हैं। तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ें फिर भी कवर करेंगे कि प्रीलिम्स में कुछ अगर इससे आ जाए तो बात संभाल सकें। चलिए, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। एक बार बेसिक थोड़ा सिलेबस से हमने बात कर लिया कि प्री और मेंस दोनों में ही केमिस्ट्री है, और उतना ही केमिस्ट्री है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत अपने आप में
कई जगहों पे मैं देखा सिद्धांत दिया है तो यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं क्या, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत, इस तरीके के जहां जहां सिद्धांत लगा है उसको पढ़ रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिद्धांत का मतलब जो जो सिद्धांत बोला है वो पढ़ लें हम। विज्ञान के वो सारी मूलभूत बातें हमको पढ़नी है जिससे साइंस समझ में आने लगे। ये बात इसने किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम मेंस के ये 3 पार्ट जो दिए हैं, इतना अगर आ रहा है तो हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत समझ रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसको आप रिकेप जो मैंने बोला इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और अभी हम लोग रसायन विज्ञान शुरू करेंगे। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं बोल के लिखवाऊंगा। जो ऑफलाइन क्लास का रूल रहता है वही रूल रहेगा। कोई अपने मन से कुछ नहीं लिखेगा जब तक मैं बोलूँ नहीं। हाँ, डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ी देर समझो, वो भी मत बनाओ। ऑनलाइन क्लास है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का समय दे दूंगा मैं बनाना, लेकिन पहले थोड़ा सा समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक के तौर पर थोड़ा सा। चलो यहाँ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। तो आपको पता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स किस चीज से बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है, द्रव्य से बना हुआ है। एकदम जीरो से पढ़ेंगे हम लोग, जो कुछ भी नहीं आ रहा है उस पर। जैसे किससे मैं बोल रहा हूँ, पदार्थ से बना है, या तो आप पदार्थ उसको बोलेंगे, पदार्थ नहीं बोलना है तो द्रव्य बोलेंगे। और द्रव्य में भी दिक्कत जा रही है तो आप इसको मैटर बोलेंगे, मैटर। पूरा जो ब्रह्मांड है वो किस चीज से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है, द्रव्य से बना हुआ है। और आगे चल के पहले लोगों को ये पता था कि द्रव्य से बना है, उसके साथ साथ किससे बना है? ऊर्जा से बना है। पहले लोग बोलते थे कि पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से बना है और ऊर्जा से बना है। द्रव्य क्या है अभी समझाऊंगा, ऊर्जा क्या है वो भी समझाऊंगा। तो पूरा ब्रह्मांड द्रव्य से बना है और ऊर्जा से बना है। लेकिन बाद में चल के एक विद्वान आए जिनका नाम था आइंस्टीन। एक विद्वान आए जिनका नाम था आइंस्टीन, और आइंस्टीन साहब ने बोल दिया कि द्रव्य और ऊर्जा में कुछ अंतर है नहीं। सच कहें तो द्रव्य और ऊर्जा दोनों क्या है? एक ही चीज है, बस इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। और उन्होंने एक फार्मूला दे दिया था जिसको हम बोलते हैं द्रव्य ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी। द्रव्य सापेक्षिकता का सिद्धांत। आगे हम लोग अच्छे से इसको और समझेंगे। अभी बेस बनाने के लिए एक बार आपको थोड़ा समझ में आने लगे कि केमिस्ट्री क्या है। द्रव्य ऊर्जा सापेक्षिकता का सिद्धांत बताए और उन्होंने बोल दिया कि E बराबर mc² होता है। E बराबर mc² होता है। E मतलब यहाँ पे क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। M बराबर क्या है? द्रव्यमान। मैंने फिजिक्स में आपको द्रव्यमान काफी डिटेल में बताया हूं कि द्रव्यमान क्या है। मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनके दिमाग में यही बात है कि भार और द्रव्यमान एक है। दोनों एकदम अलग बात है। फिजिक्स में इसको मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ रिवाइज करिएगा। कोई समस्या होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। ऊर्जा बराबर क्या है? द्रव्यमान इंटू में C, और C मतलब क्या है? यहाँ पे प्रकाश का वेग हम मान लेते हैं। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग और इसका स्क्वायर। और प्रकाश का वेग होता कितना है? तो ये हमने देखा है कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। ये बात भी फिजिक्स में हमने बात किया था कि निर्वात में, वैक्यूम, जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं है। अभी ये भी बात आपको आगे और समझ में आएगी। वैक्यूम जहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो वायु के कण हैं, ना कोई गैस है, ना कोई ठोस है, ना कोई द्रव है, कुछ भी नहीं है, तो उसको वैक्यूम बोलेंगे। जैसे आप देखते हैं वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम, भूगोल पढ़ते हैं आप तो बोलते हैं ना कि
एयर जहाँ है यहाँ ज़्यादा है वहाँ पे उच्च वायु दाब हो गया है, जहाँ पे एयर कम है वहाँ निम्न वायु दाब हो गया है। लेकिन जहाँ पे एयर है ही नहीं जरा सी भी, वो क्या है, वैक्यूम है। लेकिन केवल एयर नहीं, कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, कोई भी माध्यम नहीं है तो वो निर्वात है, वैक्यूम है। आगे निर्वात को और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा एग्जैक्ट की क्या है। अभी समझो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सोच सकते हो कितना तेज प्रकाश चलती है। और इसको आपके शब्दों में मैं बोलूं तो बोलूंगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलती है। इस फार्मूले का मतलब क्या है? इस फार्मूले का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान m कितना है, 60 किलोग्राम, तो उसमें ऊर्जा कितनी है? अगर उसको जला दिया जाए, उसको कन्वर्ट करना चाहें हम ऊर्जा में, तो व्यक्ति को जला दो और जलाने से क्या होगा, कई प्रकार की ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा हमने देखा है कि प्रकाश ऊर्जा निकलेगी, उससे ध्वनि भी निकलेगी, आवाज निकलेगी तो ध्वनि ऊर्जा निकलेगी। ध्वनि ऊर्जा के साथ साथ उससे क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। इस तरीके से तमाम प्रकार की ऊर्जाएं उससे बनेंगी। और वो ऊर्जा कितनी होगी, तो उस ऊर्जा का आप गणना कर सकते हो। कैसे? इस फॉर्मूले से 60 और इंटू में 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर इसको हल कर लोगे, जितना भी आएगा उतना जूल ऊर्जा बन जाएगी। तो ये आइंस्टीन साहब ने बोला कि सबसे पहले क्या हमको पता है कि हमारा जो ब्रह्मांड, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है, वो पदार्थ या द्रव्य से, बोल सकते हैं पदार्थ या द्रव्य से और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। फिर आइंस्टीन बाद में आके बोलते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही बात है, सिर्फ उनका रूप परिवर्तित है। जैसे मैं यहाँ इस मार्कर में से ये कैप निकाल दूं, तो कोई एक व्यक्ति, कृष्णा कुशवाहा जी, बोल सकते हैं कि सर आपने इसका एक छोटा सा द्रव्यमान निकाल दिया। हर्षवर्धन बोल सकते हैं कि सर आपने इसमें से एक छोटा सा ऊर्जा निकाल दिया। और दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि द्रव्य जो है, द्रव्यमान जो है, वो ऊर्जा में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। एनर्जी को अगर हम दबाना शुरू करें, कंप्रेस करना शुरू करें, अगर पॉसिबल हो सके तो वो द्रव्यमान में बन जाएगा। और एनर्जी, द्रव्यमान को अगर हम फैलाना शुरू करें, पॉसिबल है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लंबी प्रक्रिया है, इस पर धीरे धीरे आगे बात करेंगे हम। उन्होंने बोला कि द्रव्य और ऊर्जा को बदलने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, E बराबर mc², ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू प्रकाश का वेग का स्क्वायर है। अगर कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो उससे टोटल ऊर्जा कितनी बन जाएगी इस यूनिवर्स में, इतनी ऊर्जा बन जाएगी। गुणा करके देख लेना, बहुत बड़ी ऊर्जा आएगी। मतलब इतनी ऊर्जा अगर आपको मिल जाए और उस ऊर्जा को आपने अगर कंप्रेस कर पाया, दबा पाए, तो वो 60 किलोग्राम का द्रव्यमान बन जाएगा। अब थोड़ी सी बात और इधर जैसे दिमाग में रखें, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रह्मांड की बात कर लिया, यहाँ पे मैंने आपको ब्रह्मांड की बात कर लिया। देखो एक चीज और सीखो कि कोई भी सब्जेक्ट, कई बार मैं बोलता हूँ हमेशा क्लास में, जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में कटा छटा नहीं है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो टापू है, बस वहाँ चले गए, उतनी ही जगह है। सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, अंतर विषयक ज्ञान जिसको हम बोलते हैं। सब्जेक्ट सारे इंटरलिंक हैं आपस में, और जब इंटरलिंक हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ते समय कई सब्जेक्ट्स के बारे में ऑटोमेटिक ज्ञान होने लगता है, या फिर अगर आप जानते हो तो उसको रिवाइज करते चलें। अगर आपको पहले से सब्जेक्ट वो आता है तो आप बहुत आसानी से एक सब्जेक्ट पढ़ते समय 4 सब्जेक्ट का रिवाइज कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो ब्रह्मांड, आपको पता है कि, अच्छा, ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिद्धांत आप लोगों के दिमाग में कितने लोगों को आइडिया है कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है? और एक नहीं, कई सिद्धांत दिए गए हैं। मुख्य रूप से जहां तक मेरा आइडिया है कि 6 सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुआ है पूरे हमारे इस यूनिवर्स का, इसके संबंध में 6 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। अदरवाइज तो बहुत से सिद्धांत हैं। तो ये 6 सिद्धांत में से भी सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी,
महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस महाविस्फोट सिद्धांत में यही बताया जाता है कि पहले ये पूरा ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ था ही नहीं। सब कुछ जितना कुछ ऊपर से आपको जितना आकाश, ये अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आकाश गंगा, तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड, सारी चीजें क्या थी, एक जगह पर, एक छोटे से बिंदु पर, एक ऐसे छोटे से बिंदु पर क्या थी, सब एक छोटे बिंदु पर केंद्रित थी और इसलिए इसका द्रव्यमान बहुत था। तो अति संघनित पदार्थ था। आप समझ लो कि आज जितना ये घनत्व, अब घनत्व क्या है समस्या हो जाती है लोगों को, लेकिन समझाऊंगा आगे। तो अति संघनित ये पदार्थ था और इस पदार्थ को सिंगुलरिटी नाम दिया गया था। क्या, अब जो स्टडी करते हैं लोग सिंगुलरिटी बोलते हैं, विलक्षणता बोलते हैं, या अति विलक्षणता बिंदु बोलते हैं, या फिर आप लोग हिंदी में क्या इसका और नाम बोलते हैं देखिएगा। तो आप देखेंगे कि अच्छा ये बताओ कि ये बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी देने वाले विद्वान कौन थे? क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, आप भी कुछ बोलो तो ठीक लगेगा। रसायन विज्ञान पर तो हम आ रहे हैं, थोड़ा बेसिक्स तो आ जाए कि रसायन विज्ञान कैसे क्या है। रसायन विज्ञान जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रसायन विज्ञान में हम देखेंगे कि अभी जैसे तुम लोग 10वीं 12वीं क्लास में जाते होगे लैब में, तो 2-3 केमिकल मिलाते होगे, वो लाल हो जाता होगा, पीला हो जाता होगा। ट्राइट्रिशन करके उसका नाम बोलते थे कि ट्राइट्रिशन करने जा रहे हैं, और उसमें 2-3 केमिकल मिलाते थे, केमिकल का रंग बदल जाता था, धुआं निकल जाता था उसमें से, कुछ इस टाइप की घटनाएं होने लगती थी। तो ये बात हमको समझना, बेसिक्स थोड़ी जरूरी है, जिससे कि बेसिक्स हमारे दिमाग में अगर रहेगा तो आसानी से केमिस्ट्री से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर ये सब चीजें नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्किंग समस्या गई है तो आप लोगों के साथ कुछ दिक्कत जा रही है, मैं उसको सही करता हूं। 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ हाँ, तो कोई बताएगा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? अगर पढ़ लिए हो तो किसने? हबल ने। बिग बैंग सिद्धांत हबल ने दिया है, एडविन हबल। जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है यार। एडविन हबल भी है इसमें, लेकिन एडविन हबल बिग बैंग सिद्धांत आप देखोगे तो बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। और जो हब्बल की आप बात कर रहे हो ना, एडविन हब्बल, केमिस्ट्री की बात तो कर ही रहे हैं अभी हम, लेकिन ये थोड़ा आइडिया, एडविन हब्बल साहब ने क्या बताया है? एडविन हब्बल साहब ने ये बोला है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये आज भी फैलता जा रहा है। हमारा ब्रह्मांड जो है वो आज भी फैलता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड और बढ़ता ही जा रहा है। इसी एडविन हब्बल साहब ने एक घटना का प्रयोग किया था जिसको बोलते हैं लाल विस्थापन। 12वीं की भौतिक विज्ञान में है लाल विस्थापन, रेड शिफ्ट सिद्धांत का प्रयोग करके, लाल विस्थापन सिद्धांत का प्रयोग करके उन्होंने बताया है कि हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। और ये लाल सिद्धांत जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा, हाँ फैल रहा है, अगर आप देख पाओगे तो। ये एडविन हबल साहब ने 1929 में बताया था, और बिग बैंग सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटेयर साहब ने 1927 में बताया था। खैर, ये बताने का मेरा मकसद क्या है वो पहले मैं आपको बता लूं। ये आप दिमाग में रखिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, 6 सिद्धांत मुख्य हैं, बाकी और भी सिद्धांत हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माना गया है, आज मैक्सिमम लोग मानते हैं, वो क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ये बोलता है कि आज ये पूरा जो ब्रह्मांड है, आप सोच सकते हो कि पूरा तुम्हारा शरीर
इकट्ठा करके एक छोटे से बिंदु पर रख दिया जाए, कैसा होगा वो? हमारा शरीर नहीं, सोचो कि पूरा विश्व को, सॉरी पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करके एक छोटे से बिंदु पर रखा हुआ है, जिसको अति संघनित पदार्थ बोला गया, और किसी कारणवश इसमें विस्फोट हो गया। अब वो हम तो पढ़ने वाले नहीं हैं। किसी कारणवश जब इसमें विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होने के बाद यहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के रिएक्शन शुरू हुए, और उनके अलग अलग प्रकार के रिएक्शन से आप देखोगे तो अलग अलग चीजें बनी। आप देखोगे यहीं से कास्मिक किरणें बनी, यहीं से हीलियम हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हीलियम हाइड्रोजन के निर्माण के बाद वो आपस में जुड़ने लगे, तो हमने देखा कि तारे बने, सूर्य बने, फिर उन्हीं से धीरे धीरे क्या हो गया, हमारे ग्रह बने। ग्रह के बाद धीरे धीरे उन्हीं से चीजें, और कहीं ना कहीं उन्हीं किसी कण से इंसान की भी उत्पत्ति हुई है, जो आप अलग अलग सिद्धांतों में पढ़ते हो कि इंसान भी उन्हीं में से किसी चीजों से, कार्बन, हाइड्रोजन जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, इनसे होते होते आज हम इंसान भी बना हुआ है। तो कुल मिला के अभिक्रियाओं के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा, यहाँ पर जब ये फूटा तो इसमें विभिन्न प्रकार के रिएक्शन शुरू हुए, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। रिएक्शन आप जानते ही, मान लो आप अभिक्रिया क्या है नहीं जानते हो, परिवर्तन हुए। उन परिवर्तन से धीरे 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 चीजें बनी, और उन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हमको समझाने का प्रयास करेगी। केमिस्ट्री में अगर ये आपको थोड़ी सी आइडिया है तो केमिस्ट्री क्या है अभी हम समझेंगे तो आपको समझ। जैसे दूध देखो, दूध में रिएक्शन होता है, दूध में परिवर्तन होता है तो दही बन जाती है, दूध में परिवर्तन होता है तो पनीर बन जाता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि अंगूर हमने लिया, उसको सड़ाया, उसमें परिवर्तन किया तो वो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, दारू बन जाता है। गन्ने के रस को ढक के रख दिए, अनाक्सी शोषण होता है, उसमें परिवर्तन होता है तो वो सिरका बन जाता है। तो परिवर्तन जो हो रहा है, पदार्थ जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, पदार्थ, इस पदार्थ के कई रूप हैं, अभी हम देखेंगे द्रव्य के कई रूप हैं, और उन रूपों में जब परिवर्तन इंटरचेंज होने लगता है, कुछ परिवर्तन होता है तो नई चीजें बनती हैं, और वो नई चीजें बनने के लिए जिम्मेदार जो विज्ञान के सिद्धांत या जिन चीजों के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनको जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रसायन विज्ञान। अब मुख्य रूप से रसायन विज्ञान पर आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर अभी नहीं जाएंगे। ये बना लो, अगर बनाना है तो तुम लोग कॉपी में फटाफट इसको बना लो, या फिर मैं इसका पिक भेज दूंगा तब बना लेना। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान अगर आपको बोलना है तो विज्ञान क्या है पहले समझा दिया हूं। तो रसायन विज्ञान को बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान को हम बोल सकते हैं कि विज्ञान की एक ब्रांच है। अभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, वो द्रव्य, ऊर्जा सब समझ में आएगा, पहले रसायन विज्ञान समझ लो। बेसिक लेवल पे पहले क्लास में समझाया हूं रसायन विज्ञान को भी, और जीव विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान को भी, लेकिन जब रसायन विज्ञान शुरू कर रहे हैं तो एक बार फिर से रसायन विज्ञान को हमें जानना जरूरी है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा, आपको मैंने ये भी क्लास में बताया है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आज भी विद्वान लगे हुए हैं जानने के लिए कि आखिर में वो कौन सा कण था जिसके कारण ये पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे बना हुआ है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था सर्न में, सर्न प्रयोगशाला बताया था ना कि सबसे बड़ी फिजिक्स की प्रयोगशाला है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के ब्रांच जो बॉर्डर है वहाँ पे टनल बनाया गया है, और वहाँ पे मैक्सिमम देशों के वैज्ञानिक जाते हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके जानने का प्रयास करते हैं कि गॉड पार्टिकल क्या है। नाम सुने होंगे आप, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, वो क्या है, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। खैर वो आगे की बात है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, अब पदार्थ मैंने जब लिखा यहाँ पे द्रव्य भी लिख सकते हो, और तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा लेना। मैं मान लेता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो आता है, एकदम जीरो से बात समझेंगे। और है भी ऐसा, जो साइंस पढ़े हैं उनके साथ भी ये समस्या है, और बेचारे जो साइंस 10th के बाद से नहीं पढ़े हैं उनको साइंस बड़ा टफ लगती है कि यार साइंस अगर सिलेबस से निकाल देता तो मजा आ जाता। तो ये पूरा मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यही आसान है सबसे। तो क्वेश्चन मार्क लगा लेना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के, यहाँ पदार्थों कर लीजिएगा, पदार्थों, द्रव्यों, दोनों एक ही बात है। पदार्थों के संगठन, संगठन मतलब क्या है समझ लो, कंपोजिशन। संगठन को हम बोलते हैं क्या, कंपोजिशन।
और संगठन मतलब क्या, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ये पानी है, अगर मान लो पानी है इसमें, तो ये पानी किन चीज़ों से बना हुआ है, वो संगठन है। हमारा शरीर किन चीज़ों से बना हुआ है, वो संगठन है। बोलते हैं ना कि हमारा शरीर आकाश से बना हुआ है। आकाश क्या है, मैंने योग मेंस में पढ़ाया है, मेंस में आयुष पढ़ाया है, वहाँ बताया था। तो हमारा शरीर किन चीज़ों से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, गैसेस भी बहुत से हमारे शरीर में हैं। ये सब क्या है, संगठन कहलाते हैं, कंपोजिशन कहलाते हैं। जैसे आप लोग, बहुत से बच्चे आजकल टेंशन में आके बीबीसी खाते हैं ना, कि टेंशन खत्म करना है, बीबीसी खा लेते हैं और रगड़ के मुंह में डालते हैं। तो उसका भी संगठन है ना, कसेली उसमें पड़ा हुआ है, उसमें केसर है, दाने दाने में केसर का दम, तो वो संगठन कहलाएगा कि उसमें क्या है। ठीक है ना, ऐसी बातें जल्दी समझते हो इसलिए बता रहा हूं कि दाने दाने में जो केसर का दम है, वो केसर उसका क्या है, एक संगठन है। उसमें सुपारी डरी हुई है, वो क्या है, उसका एक संगठन है। समझ पा रहे हैं ना, चैट्स आ रहे हैं? हाँ ठीक है, नहीं समझ इसलिए पा रहे हैं कि मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, टॉपिक पे चले हम लोग। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों द्रव्यों के संगठन, द्रव्य अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में, इसलिए क्वेश्चन लगा लिया। संगठन मैंने आपको समझा बताया अभी, संगठन कौमा गुण, कौमा गुण। गुण मतलब क्या, वो खाने वाला गुण नहीं, गुण मतलब प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, पानी की प्रॉपर्टीज देखो, हमको कलरलेस दिखता है, द्रव बहता हुआ दिखता है, पीते हैं तो अगर उसमें बहुत कुछ को ऐड नहीं किए हैं तो टेस्टलेस जैसा लगता है। अचार खाते हैं खट्टा लगता है, नींबू खाते हैं खट्टा लगता है, नींबू पीला दिखता है, आम कच्चा रहता है तो हरा दिखाई देता है। हम कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो गुण मतलब क्या गुण है उसमें, क्या क्या चीजें उसमें पाई जाती हैं, क्या, जैसे विद्यार्थी लक्षण बोलते हैं ना, लक्षण भी बोल सकते हो। तो वैसे ही क्या क्या उसमें गुण हैं, गुण का अध्ययन करेंगे कि उसमें गुण क्या है। और तथा संरचना, तथा संरचना देखेंगे, संरचना वो बना कैसा है। संगठन मतलब किन चीजों से बना है, और संरचना मतलब जिन चीजों से बना हुआ है वो चीजें किस तरीके से अरेंज हैं, उसकी संरचना कैसी है। हम जिस चीज से बने हुए हैं वो तो संगठन हो गया, और संरचना वो चीजें हमारे शरीर में कैसे लगी हुई हैं। हमारे खोपड़ी, ये पूरा खोपड़ी है, इसमें ये फेस है, चेहरा है, इस चेहरे की हड्डियां, आंखें, मांसपेशियां कैसे लगी हुई हैं, जिस तरीके से लगी होगी वैसी संरचना हमारी बन जाती है, फेस बन जाता है। कुशवाहा जी का फेस का संरचना कुछ और है और मेरे फेस का कुछ और है। संरचना मतलब होता है कि जो मैटर लगा हुआ है, जो संगठन है, जो चीजें लगी हुई हैं वो किस ऑर्डर में लगी हुई हैं। हर एक चीज, अलमारी देखोगे कुछ अलग तरीके से दिख रही है, पानी कुछ अलग दिख रहा है, मोर की संरचना देखो अलग है, भैंस की देखो अलग है, गाय की देखो अलग है, और भी जो मैंने जीवित प्राणी बोल रहा हूं, हालांकि केमिस्ट्री तो उनको भी बोलेगा ना, वो तो हर चीज को बोलता है कि किससे बने हुए हैं, द्रव्य से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, आगे अभी हम देखेंगे। तो संरचना समझ गए कि उसकी जो संगठन है उसमें जो चीजें लगी हुई हैं द्रव्य की, वो किस तरीके से, किस ऑर्डर में है, संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, कॉमा रसायन विज्ञान कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा अगर आपको देखना हो तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन किन चीजों से मिलकर बना है। पानी केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन संरचना, संगठन समझ गए, गुण वो कैसा है, गैस है, ठोस है, द्रव है, अभी आगे हम देखेंगे क्या होता है, अम्ल है, क्षार है, क्या है, ये गुण हो जाएगा। संरचना मतलब क्या, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर ये संरचना H2O मिल रहा है तो हम इसको बोल देंगे कि पानी है, इसको पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। बाकी तो आप लोग प्यास बुझाने के लिए कुछ और आजकल पी रहे हो, H2O। लेकिन अगर यही H2O2 बना देंगे तो संरचना अलग हो गई, इसको पी लोगे तो स्वाहा हो जाओगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है,
इसको पी लिए जय राम जी की हो जाएगी। घाव धोने के लिए लाते हैं, कभी देखोगे डॉक्टर के पास जाते हो, फोड़ा हुआ है उस पर वो एक कुछ गिराता है तो झाग 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 जैसा हो जाता है। कान साफ करना होता है, कान में डालते हैं, झाग बन जाता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अभी कोरोना भैया को मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। देख लो संरचना में क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड देखो, सी और ओ से CO2 करोगे तब तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लेकिन CO कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इस बात को हम बोलते हैं संरचना। हमें शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, परिभाषा याद करने से मतलब नहीं है, समझ से मतलब है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आ गया है। इसको आप लिख लीजिए कहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन तथा संगठन, गुण, संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख लो, थोड़ा सा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके पास होना चाहिए, ब्रॉड बातें होनी चाहिए। इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, लिखो, मैं उसको बोल दे रहा हूं क्योंकि ये बात समझ में आ गई है तो वो भी समझ में आ जाएगा। एक और तरीके से लिख लो, कई बार क्या एक ही स्टैंडर्ड बात रहती है तो रटना पड़ जाता है, रटना तो है ही नहीं। तो आप इसको एक और तरीके से लिखो, लिखो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा लिखेंगे आप, अथवा करके एक और तरीके से लिख लो, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य तथा, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों, द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों, द्रव्य पर पूरी कहानी टिकी हुई है। द्रव्य क्या है, इसलिए द्रव्य को देखेंगे हम। द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों, उसके सूक्ष्म कणों। अब द्रव्य के सूक्ष्म कण क्या है, ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब क्या है, द्रव्य के सूक्ष्म अणु हैं। द्रव्य अपने आप में बड़ी चीज है, ये सब मिलके उसको बनाते हैं। तो ये सूक्ष्म अणु का मतलब, सूक्ष्म कणों का मतलब हुआ। जो द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों, कोष्टक में लिख लो, अणुओं, परमाणुओं, कोष्टक बंद कर दो, इत्यादि, अणुओं, परमाणुओं, कोष्टक बंद, इत्यादि करके कोष्टक बंद कर दो, इत्यादि के गुण धर्मों, बाकी सारी बातें वैसे आएगी, इत्यादि के गुण धर्मों, क्या उनमें गुण हैं, के गुण धर्मों, कौमा, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले, ऊर्जा द्वारा, बिना ऊर्जा का परिवर्तन भी नहीं होगा, इसलिए ऊर्जा का भी महत्व है। ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब ऊर्जा द्वारा परिवर्तन मतलब क्या, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन मतलब क्या, पानी को जाके गैस पे रख दो, गर्म होगा, नीचे से तापीय ऊर्जा उसमें आ रही है, उस तापीय ऊर्जा से उसमें परिवर्तन होकर वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा या गैस बन जाएगा। तो ऊर्जा द्वारा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब रसायन विज्ञान क्या है, इसी बात को हम लंबे तरीके से समझे, हमारे काम का नहीं है जीएस के लेवल पर, लेकिन जीएस के लेवल पर सिर्फ ये परिभाषा जानते हैं। और मैंने बहुत से क्लासेस में देखा है, आप लोग भी उसमें शामिल हैं, कि परिभाषा बोल देते हैं, पूछ लेते हैं संरचना का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, तो गोल गोल घुमाने लगते हैं, बात ही नहीं कर पाते। तो बेसिक्स बात हमको इतनी आनी चाहिए कि कोई हमें उलझाए नहीं। अब रसायन विज्ञान क्या है हमने देख लिया, तो थोड़ा सा रसायन विज्ञान शब्द के बारे में देख लेते हैं। मैं इसका एक फोटो खींच लेता हूं, आपको भेज दूंगा, अगर कोई लेट जुड़ा हो तो सोचे कि अभी थोड़ा रुक जाए, हम लिख लें तो तकलीफ होगी, आगे बाकी जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं इसका एक पिक लेता हूं और फिर आगे इसको बढ़ाता हूं। आज बेसिक थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद क्लास में एंट्री करेंगे, आपको हर एक बात समझ में आएगी। रसायन विज्ञान पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन दे पाएंगे, बातों को समझेंगे भी, लिख भी पाएंगे। मैं इसको मिटाता हूं, रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गई। इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन करें तो हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर देंगे तो मुझे समझ में आ पाएगा, क्योंकि बार बार अभी तक लास्ट जो कमेंट आया है हाइड्रोजन वाटर, विकास ठाकुर का, इसका मैंने आपको बता दिया है कि वही हाइड्रोजन
ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें बन जाएंगी। मैं तो 2 चीजें आपको बताया। ब्रह्मांड वाली बात भी बीच बीच में आया करेगी, अभी तो बस बेसिक तौर पे इसको समझो। अब थोड़ा हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान का जो एटाइमोलॉजी वो क्या है। इटाइमोलॉजी आपको मैं बार बार बताता हूं। इटाइमोलॉजी मतलब होता है नामकरण। इटाइमोलॉजी, इटाइमोलॉजी मतलब होता है नामकरण। किसका नामकरण कैसे निकला? तो इसके नामकरण का एक डिबेट है बहुत बड़ा, एकदम एग्जैक्ट नहीं। कोई बोलता है ग्रीक वर्ड से आया, कोई लैटिन वर्ड से आया, और वर्ड एक ही जैसे हैं। तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा करने की हालत में यहाँ है नहीं। सिंपल समझो कि केमिस्ट्री जो शब्द है, ये जो केमिस्ट्री शब्द है, ये एक वर्ड से ली गई है। अरबी भाषा बोल सकते हो, अरबी भाषा। अरबी भाषा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मिस्र की बात चल रही है। मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है, और ये बहुत प्राचीन सभ्यताओं में से रही है। हालांकि लोग बोलते हैं कि पहले यूरोप में एक और शब्द आया था आल्केमी, हमारे काम का ज़्यादा है नहीं, आल्केमी शब्द से बना है, बट हम लोग एग्जैक्ट जो किताबें बोल देती हैं वही कर लेते हैं। अरबी भाषा का शब्द है, स्पेशली मिस्र में, मिस्र से निकला हुआ है, जिसका नाम क्या है? कीमिया। कीमिया। और इस कीमिया भाषा का अगर हम हिंदी रूपांतरण करके देखें, इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण करके देखें तो बनता है क्या? ब्लैक, काला रंग, काला रंग, ब्लैक। अब इस कीमिया शब्द से बाद में, जब अभी बता रहा हूं इसके बारे में डिटेल, बाद में केमिस्ट्री न बनकर इससे क्या बना? केमी टेकिंग। जो केमिस्ट्री का परिभाषा बताया ना, इन चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया गया, तो नाम रखा गया उसको केमी टेकिंग। पहले उसका नाम रखा गया केमी टेकिंग, और बाद में इसी का नाम रख दिया गया क्या? केमिस्ट्री। तो ये इसके नामकरण में चीज़ें आती हैं। अब थोड़ा सा इसके नामकरण के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो केमिस्ट्री शब्द है, कीमिया ये शब्द है, ये कुछ लोग चीन में भी बताते हैं कि किम मी से आया। ये लोग क्या करते थे? अलग अलग चीज़ें बनाते थे, एक धातु से शोधित करके उसको अलग चीज़ें बना लेते थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाया जाता था। तो ये अल्केमी से शुरू हुआ। इसका मतलब भी क्या होता है कि कुछ विभिन्न धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, परिवर्तन करना, उनके रंग रूप में, उनके गुण में परिवर्तन करना, अल्केमी बोलते हैं लोग। अरबी भाषा का जो कीमिया शब्द है, ये भी यहाँ पर भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग कुछ इस तरीके से काम करते थे कि एक द्रव्य के रूप को या एक धातु से दूसरे प्रकार की चीज़ें बनाते थे, इस टाइप के काम किया करते थे। इसलिए कीमिया, और ऐसे लोगों को जो ये काम करते थे उसको कीमियागिरी बोलते थे, कीमियागिरी बोला करते थे। फिर धीरे धीरे उसको एक विषय के रूप में जब अध्ययन करना शुरू किया गया तो केमी टेकिंग बोला गया, बाद में केमिस्ट्री बोल दिया गया। बट मैं सिंपल ऐसा आपको बताता हूँ, कई बार से जो मिस्र है ना, मिस्र की मिट्टी का रंग, वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी का रंग कैसा है? ब्लैक है, काला है। तो मैं अब ये बात मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ, ठीक है ना, अपने हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ ये तो मैं बात बता दिया कि ये एक धातुओं से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते थे, इस टाइप के काम करते थे जो अभी हमने परिभाषा देखा, इसलिए वहाँ पे कीमिया उसको बोलते थे, बाद में केमी टेकिंग कर दिए, केमिस्ट्री हो गया। हमारे यहाँ भी बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो हड़प्पा काल में भी रसायन विज्ञान की बातें मिलेंगी, उसके पहले आप वेदों में जाएंगे वहाँ पर भी मिलेगा, तो हमारे यहाँ भी मिलेगा बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन हमें उतना इतिहास के बारे में यहाँ पढ़ना नहीं है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं ये बैटरी ऑन कर दूं। तो हमारे यहाँ भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिला है। मेंस के लेक्चर के तौर पे जब हम इसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा कि भारत में रसायन विज्ञान किस किस काल में कैसे रहा है। यहाँ अभी बात नहीं करेंगे, अभी तो बेसिक समझ रहे हैं। मैं क्या समझाता हूँ, देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि मिस्र की मिट्टी का रंग काला था, और मिट्टी उसकी ऐसी थी कि आपको पता है कि मिट्टी में
मैक्सिमम तत्व जो हैं मिट्टी में पाए जाते हैं। लोग बोलते हैं कि शरीर मिट्टी का बना है, तो मिट्टी का बना है मतलब क्या कि जो मिट्टी में एलिमेंट मिलते हैं, आयरन लोहा मिट्टी में मिलता है, हमारे शरीर में मिलता है, कैल्शियम मिट्टी में मिलता है, हमारे शरीर में भी मिलता है, जो जिंक मिट्टी में मिलता है, हमारे शरीर में भी मिलता है। तो मिट्टी में जो तत्व मिलते हैं वही तत्व मैक्सिमम हमारे शरीर में भी मिलते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि शरीर मिट्टी का बना है। ऐसा नहीं कि मिट्टी ऐसे खुरचते हैं, कभी कभी 10 दिन से नहीं नहाए हैं तो मिट्टी निकल जाता है, बोलते हैं हाँ यार मिट्टी से बना है। ये कारण नहीं है। मिट्टी से इसलिए बना है क्योंकि मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्व हमारे शरीर में भी हैं, इसलिए मिट्टी का शरीर बना हुआ है, हम बोलते हैं ऐसा। तो ये रंग, अब मिट्टी में बहुत से तत्व थे, और मिट्टी में जब तत्व हैं तो इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, बारिश होगा, पानी आएगा, इस तरीके से इस मिट्टी के कलर चेंज हो जाया करते थे। मिट्टी काली है, कभी भूरी हो जाती थी, कभी लाल हो जाती थी। कई बार इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होते थे कि इसमें से धुआं निकलने लगा, इसमें से कुछ फ्यूम जैसी चीजें निकलने लगी। तो ये रासायनिक परिवर्तन ही तो हो रहा है, इसलिए लोग इस नाम को क्या बोल दिए कि कीमिया है, ये काली मिट्टी है। और फिर इसमें क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका अध्ययन शुरू करना, जब अध्ययन करना शुरू किए तो बोले कि उसको हम विषय एक बनाएंगे, तो उस विषय को बोल दिए केमी टेकिंग, और बाद में वही आके क्या बन गया, केमिस्ट्री। ये मैं अपने जनरल लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, इस बात को समझें आप। इसको एक और तरीके से मैं समझा दूं आपको कि हमारा जो कर्नाटक राज्य है, इस कर्नाटक राज्य में एक वहाँ की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, 2018 के करंट अफेयर्स में खूब चला था ये। कर्नाटक राज्य में की सबसे बड़ी झील जिसका नाम क्या है, बेलांदूर। झील का नाम है बेलांदूर। और बेलांदूर झील में तो पानी है ना, लेकिन इस पानी में आग लग जा रही थी, आग लग जा रही थी अपने आप। अब पानी में आग कैसे लग रहा है, ये तो हम लोगों को बोलते हैं कि तुम पानी में आग लगा रहे हो, ये तो कहावतों में बोलते हैं ना कि ये पानी में आग लगा रहे हैं। तो ये पानी में सच में आग कैसे लग रहा था, तो यहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया था, ये आप एनवायरनमेंट वाली चीज़ों में पढ़ोगे भी, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया था, इतना इसमें औद्योगिक कचरे बहा दिए गए हैं कि इसमें इतने केमिकल मिल गए हैं एक साथ कि उनके आपस में रिएक्शन होने से प्लस सूर्य के ताप से अपने आप आग लग जा रहा था। तो जैसे ये चीज़ें हो रही थी, वैसे ही मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि उस मिट्टी में कुछ परिवर्तन होते थे, वहाँ के लोगों ने उसको देखा, देखने के बाद उस पर मनन किया, उसको एक विषय के रूप में ढाला, और बाद में वही केमिस्ट्री बन गया। तो ये नामकरण में आप इतना दिमाग में रखें, थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि इसका नाम केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द या मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या ब्लैक। बाद में इसके केमिस्ट्री के अध्ययन को शुरू में केमी टेकिंग कहा गया, बाद में उसे केमिस्ट्री कहा गया। इतना समझो, हिंदी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि वैश्विक लेवल पर आधुनिक काल में फिरंगियों का शासन रहा है, पाश्चात्य लोगों का, यूरोपियन का शासन रहा है। तो हमारे जो साहित्य है, हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो मानते नहीं है। आप किताबों में पढ़ेंगे तो कीमिया ही पढ़ना पड़ता है हमें, जो और जगहों पर रस प्लस आयन इस टाइप की चीज़ें बनाकर एग्जाम में लिखना सही नहीं रहेगा, तो इसको छोड़ते हैं रस आयन से। अब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। ये बात आप लिखते रहें, रसायन विज्ञान के, ये लिख लिए थे ना, इधर जो बेलांदूर वाली बात बताया था दिमाग में रखें। हाँ, तो कई बार जैसे ठीक है 2014 का अगर एमपी बोर्ड के 12th क्लास का अगर आप केमिस्ट्री का पेपर देखोगे तो उस केमिस्ट्री के पेपर में ऑब्जेक्टिव आया करते थे, 20 ऑब्जेक्टिव आते थे केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो उस 20 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। जनक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पिता। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो ये बात थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्या भरोसा कभी पीएससी भी बोल दे। तो रसायन विज्ञान के ओवरऑल जनक, यहां लिख लीजिएगा, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, खासकर आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है किसको। देखो काम तो कई लोगों ने किया, जिनका बारे में थोड़ा बहुत नाम आगे हम देखेंगे। एक व्यक्ति था प्रिस्टले, एक और व्यक्ति था सीले, इन्होंने भी काफी काम किया, लेकिन अंततः
आज जो किताबें मानती हैं वो किसको मानती हैं? एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए, डी हिंदी में बोलते हैं लेवासिए, इंग्लिश नाम लेवोजियर बोलते हैं। तो इंग्लिश नाम भी लिख देता हूं, एंटोनी, एन फ्रांस का था, एंटोनी, उसके बाद लॉरेंट डी लेवोजियर, इंग्लिश में लेवोजियर बोलते हैं, लेवोजियर। ये इसको बोला जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, तो उनका नाम है एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए। और ये फ्रांसीसी व्यक्ति था, ये फ्रांस का था, जो 18वीं शताब्दी में केमिस्ट्री पर काफ़ी काम किया था। इसका जीवन काल रहा था 1743 से 1794 तक। एडी है दोनों, बीसी नहीं, ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी की बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये 17 लिख रहा है, 18वीं शताब्दी बोल रहा है। भैया ये चल रही है 18वीं शताब्दी। जैसे ही 1799 आएगा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, जैसे ही 1800 आएगा समझ लो कि शुरू हो गया 19वीं शताब्दी। ठीक है ना, ये आप इतिहास में पढ़ते होंगे, यहाँ चर्चा नहीं करते हैं। इसने किया क्या था, तो बहुत कुछ काम किए हैं इसने, लेकिन मुख्य रूप से इसने बताया है ना कि दहन के लिए, दहन पढ़ेंगे हम लोग, और मैंने आपको शायद दहन पढ़ाया भी है, श्वसन जब पढ़ाया था बायो में, तो कि दहन क्या है। दहन के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता होती है। इस पर ये स्पेशल बात किया था कि अगर कहीं दहन करना है, कुछ जलाना है, तो ऑक्सीजन की अनिवार्यता आवश्यक है। केवल एक नहीं, बहुत सी बातें इसने किया है, ये भी उसका मुख्य बात रहा है। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? यद्यपि प्रिस्टले, सीले एवं अन्य विद्वानों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए हैं, परंतु एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए या एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। आपको दिमाग में रखना है। अब ये बात हमने देख लिया, तो अब थोड़ा देखेंगे कि रसायन विज्ञान का वर्गीकरण क्या है। क्या रसायन विज्ञान को हम बांटते हैं? आज रसायन विज्ञान का वर्गीकरण की बात करके, और फिर कल से हम लोग उसके मुख्य बातों में द्रव्य में चलेंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, इन सब के बारे में करेंगे, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। बट बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। भले एक दिन की क्लास लग जाए, 1-1.5 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बेसिक्स जानना जरूरी है। तो ये मैं मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं, और थोड़ा सा और आगे हम बात कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान का वर्गीकरण क्या है। अभी हमने रसायन विज्ञान, सब सारा खेल द्रव्य पर है, ध्यान रखिएगा, द्रव्य पर सारा खेल, द्रव्य का, इवन फिजिक्स में भी सारा खेल द्रव्य का ही है। और बायो में, बॉटनी में अक्सर सारा खेल किसका बन जाता है? कोशिका का। बायो और बॉटनी में सारा खेल मैक्सिमम बनता है किसका? कोशिका का। लेकिन अगर उसमें भी हम केमिस्ट्री फिजिक्स लगा लें तो वहाँ भी द्रव्य आ जाएगा। खैर, अब बात करते हैं रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। क्या रसायन विज्ञान को हम सीधे एक ही तरीके से पढ़ लें? तो नहीं। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, जैसे एमपीपीएससी का सिलेबस देखिए आप, क्या ज़रूरत था उसको यूनिट बनाने का? क्या ज़रूरत था उसको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस टाइप का पेपर बनाने का? जरूरत ही नहीं था उसको। लेवोजियर, मेघा श्रीवास्तव, लेवोजियर, हाँ, लेवोजियर की स्पेलिंग LAVI भी आता है। फ्रांसीसी नाम है तो हमको लेवोजियर में LO लगता है, बट फ्रांसीसी नाम है तो LAVOISER है। फिर से बोल दे रहा हूँ, लिख लो, LAVOISER, लेवोजियर फ्रांसीसी नाम है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं। फ्रांसीसी में मैं बताया था आपको कि फ्रांसीसी में टमाटर वाला ट होता ही नहीं है। फ्रांसीसी भाषा में टमाटर वाला ट नहीं होता है, केवल त होता है, ताली वाला त। तो वो लोग कुछ भी बोलना है, जैसे मान लो वो लोग बोलेंगे क्या टमाटर, तो टमाटर बोलने उसको नहीं आएगा, वो बोलेंगे टमाटर। हमारे यहाँ के लोग सोचेंगे कि तोतला है।
हमारे यहाँ के लोगों को लगेगा अरे तो तोतला है, वो तोतला नहीं है भैया, उसके शब्द ही नहीं है वो, तो क्या करें। इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, अरब वालों को 100 बोलने नहीं आता। आज भी अरब वाले को 100 नहीं बोलते, ह बोलते हैं, 100 को वो ह बोलते हैं, तो हिंदू बोल दिए, हिंदू चलने लगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उनको ट बोलने नहीं आता है, टू नहीं बोल पाएंगे, उनको कितना भी सिखाओगे टू टू बोलेंगे, तू, आपको लगेगा कि तोतले हैं। खैर टॉपिक पे चलते हैं। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, हाँ मैं बता रहा था कि आपको अलग अलग पेपर्स क्यों दिया है, क्योंकि आपको आसान हो जाए, किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पढ़ना सुलभ हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए हम उसको बांट कर पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान को अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं फिजिक्स में ही मैथ्स में ही सबको मिला के पढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग चैप्टर बना लेंगे, क्या दिक्कत है। मैथ्स में एक जगह पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, अगला चैप्टर बना देंगे द्रव्य और तत्व, द्रव्यों के रूप, तकलीफ होगी हमको समझने में, पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए हम उसको अलग अलग ब्रांचों में बांट कर पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान का वर्गीकरण अगर हम करें तो रसायन विज्ञान को भी कई वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रसायन विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। आज रसायन विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसको हम वो एक को बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन, दूसरा नाम होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, तीसरे का नाम होता है कार्बनिक रसायन। कुछ लोग हिंदी में क्लियर नहीं होते तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक बोलेंगे, जैविक भी बोल देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब पहले मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ, अगर आप लोगों ने क्लास 11th या क्लास 12th साइंस से पढ़ा हो, कई लोग होंगे कई लोग नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो टेंशन ना ले कि भैया हम तो पढ़े नहीं, हम कैसे समझेंगे, उनके लिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आप पढ़ते थे केमिस्ट्री की किताब, तो शुरू में क्या होता था, भौतिक रसायन मिलता था, तो इसमें आप देखते थे कि मोलरता पढ़ते थे, मोलरता पढ़ते थे, मोलरता, इसी में चार्ल्स का नियम पढ़ते थे, इसी में बायल का नियम पढ़ते थे, इसी में अभिक्रिया की दर पढ़ते थे, कुल मिला के डेरिवेशन जैसी चीज़ें हम इसमें देखते थे। जैसा लगता था कि फिजिक्स है, डेरिवेशन वाली बहुत सी बातें इसमें आती थी, कैलकुलेशन वाली बहुत सी बातें आती थी, ये भौतिक रसायन हुआ करता था। क्या है परिभाषा बता रहा हूँ अभी, जनरल समझ लो कि इस टाइप की बातें आ रही थी कि कोई डेरिवेशन करना है, अभिक्रिया की दर, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो पढ़े हों वो, जो नहीं पढ़े हों टेंशन ही मत लो, सोचो कि कुछ बोल ही नहीं रहा है अभी, मौन है। अकार्बनिक में जब पढ़ते थे तो हम देखते थे जो कुछ भी पढ़ते थे उसमें कार्बन नहीं हुआ करता था, कार्बन सबको पता है सी होता है उसका, तो जैसे यहाँ पढ़ते थे क्या H2SO4, देखेंगे H2SO4 क्या है आगे, H2SO4, इसमें देखो कहीं सी है, कार्बन है नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लो, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ सकते, अमोनिया पढ़ लो NH3, कहीं कार्बन है, अमोनियम पढ़ लो NH4, कहीं कार्बन है। तो इसमें हम ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें कार्बन न हो, और कार्बन क्या, तत्व, नाइट्रोजन क्या, तत्व, तत्व क्या, क्वेश्चन मार्क, अगला लेक्चर, तत्व क्या, यौगिक क्या, पदार्थ क्या, शुद्ध पदार्थ क्या, द्रव्य क्या, द्रव्य में द्रव क्या, गैस क्या, ठोस क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या, प्लाज्मा क्या, एक और नया आ गया है चेन मेल्टेड अवस्था, ये क्या, सब क्वेश्चन मार्क अगले लेक्चर के लिए। कार्बनिक रसायन मतलब क्या, ऐसे तत्व या यौगिक का अध्ययन करेंगे, तत्व क्या यौगिक क्या पहले ही बोल दिया हूं, क्वेश्चन मार्क दिमाग में रखिए, आगे देखेंगे, ऐसे तत्व यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित हो। तो आप देखते थे कि इसमें क्या, एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया पढ़ते थे कि एल्कोहल कैसे बनेगा, एसीटोन कैसे बनेगा, इस तरीके से इसमें पढ़ते थे कार्बन वाला, इसमें बिना कार्बन वाला, और इसमें कार्बन और अकार्बन दोनों के लिए फार्मूले पढ़ते थे, तरीके पढ़ते थे कि गणना कैसे करेंगे, कैसे उनके मॉलिक्यूल लेंगे, मोल संकल्पना क्या है, इस टाइप की बातें पढ़ते थे। तो ये डेरिवेशन देता था, ये बिना कार्बन और ये कार्बन, ये बेसिक आप समझ गए होंगे कि क्या होता था। अब इसका परिभाषा लिखिए,
भौतिक रसायन की परिभाषा लिखो, मैं बोल रहा हूं। भौतिक रसायन के नीचे परिभाषा लिखो, मैं बोल रहा हूं। लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक अवस्था, जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक अवस्था, ये ग्लास है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है? हार्ड लग रही है, चमक है, थोड़ा सिल्वर जैसी दिख रही है। भौतिक अवस्था बाहर से जो दिख रहा है, अंदर घुस के नहीं देख पाएंगे क्या क्या इसमें है। बाहर से जो दिख रहा है वो भौतिक अवस्था है, अंदर जो उसमें चीजें लगी हैं वो क्या है? आंतरिक व्यवस्था है, ठीक है ना, उसको रासायनिक व्यवस्था बोलते हैं। तो ये भौतिक व्यवस्था क्या लिखे हैं? भौतिक अवस्था कौमा गुणों एवं रासायनिक प्रक्रमों, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। रासायनिक प्रक्रम क्या होता है? आज की क्लास लंबी हो रही है तो कल देखेंगे, इसलिए रासायनिक प्रक्रमों क्वेश्चन मार्क लगा लेना। रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही लिख लोगे कि भौतिक रसायन कहलाती है, तो किया जाता है खत्म करो, आप क्या कहते हैं लिख लेना। इसके जस्ट नीचे लिख लोगे कि इसके जनक, पढ़ रहे हैं तो हर फैक्ट आना चाहिए हमको। इसके जनक एक विद्वान है जिनका नाम क्या है? विल्हेम ओस्टवाल्ड। इसके जनक इंग्लिश में ही लिख लो, WILHELM, WILHELM, विल्हेम ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड। इसके जनक विल्हेम ओस्टवाल्ड को माना जाता है, माना जाता है। अब ओस्टवाल्ड हमको अगर पता है तो ये किए क्या, थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना, तो आगे हम पढ़ेंगे भी। उत्प्रेरक का काम किए। उत्प्रेरक मतलब क्या? कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसको तेज कर दें, धीमे कर दें, तो एक उत्प्रेरक है, एक उत्प्रेरक विष है। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो और सूखे रोटी खा रहे हो, अचानक दूर पे चिकन बनता हुआ दिख गया, उसकी खुशबू आ गई, खाना नहीं है, मिलेगा नहीं, चिकन की खुशबू आ गई, तो खुशबू से ही रोटी थोड़ा सा ठीक लगने लगती है, खाने लगते हैं खुशबू से सूंघ सूंघ कर। तो प्रेरित हो गया व्यक्ति, क्या कर लिया? एक रोटी की जगह पे 2 रोटी खा लिया, खाना नहीं है। तो वैसे ही क्या है उत्प्रेरक मतलब क्या? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद तो अभिक्रिया में, आगे देखेंगे, शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरकों के बारे में ये काम किए थे। आगे रासायनिक साम्य के बारे में बात किए थे। रासायनिक साम्य क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभिक्रिया में ही ये बात आएगी। रासायनिक साम्य के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद अभिक्रिया की दर के बारे में भी इन्होंने बताया था। अभिक्रिया की दर के बारे में भी काफ़ी कुछ रिसर्च किया था कि अभिक्रिया की दर कितनी तेज होती है, कितनी धीरे होती है। और इन भाई साहब को मेरे सिफारिश पर 1909 में नोबल प्राइज भी मिला था। मैंने सोचा इतना बड़ा काम किया है, इसको नोबल दे दो। नोबल प्राइज़ क्या है ये मैं आपको मेंस की क्लास में पढ़ाया हूँ डिटेल में। तो इनको 1909 में नोबल प्राइज़ भी मिला था। तो आइडिया होना चाहिए कि भौतिक रसायन क्या है, इसका जनक कौन है, जनक जो है उसने क्या किया है। किया तो बहुत कुछ है, कुछ बातें लिख दिए कि उत्प्रेरक, रासायनिक साम्य, अभिक्रिया की दर। रासायनिक साम्य नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन मार्क। अभिक्रिया की दर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन मार्क। उत्प्रेरक नहीं समझ में आया, क्वेश्चन मार्क। जो जो हमारे काम के होंगे उसको पढ़ेंगे आगे। और कार्बनिक रसायन में लिखो, और पहले ये ध्यान रखना कि इसमें क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम फार्मूले वाली बातें पढ़ते हैं, इसलिए बायल चार्ल्स तो तुम लोग छोटी क्लास में भी पढ़े होगे। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, फार्मूले जैसा होता है ये। इससे ये इनमें, इसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आता है, इसलिए पहले इसको पढ़ते हैं हमेशा। आप देखोगे तो 12वीं की क्लास में भी पहले यही मिलेगा, बाद में ये मिलेगा, बाद में ये मिलेगा, 11th में भी यही मिलेगा। चलो छोटी क्लास में भी देखोगे तो पहले इनको पढ़ाया जाता है, बाद में ये आता है। अब लिखो अकार्बनिक रसायन, समझ तो गए हो कि जिसमें कार्बन नहीं है। तो लिखो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अलावा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्वों एवं यौगिकों का,
जिसमें कार्बन के अलावा अन्य तत्वों और यौगिकों का, मतलब कार्बन नहीं होना चाहिए, बता दिया अभी यहाँ पे मैं, और आगे अभी डिटेल होगी। कार्बन के अलावा तत्वों या यौगिकों का संरचना एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। संरचना एवं गुणधर्म, संरचना क्या है बता चुका हूँ, गुणधर्म क्या है बता चुका हूँ। संरचना एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहते हैं मत लिखो, किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। नीचे लिखो इसके जनक अल्फ्रेड वर्नर हैं। अल्फ्रेड वर्नर। एक बार किसी क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि इसके जनक, एक बार किसी क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि इसके जनक अल्फ्रेड वर्नर हैं। बच्चे बोले सर गलत बता रहे हैं, वर्नर नहीं वेगनर हैं। अरे भैया अल्फ्रेड वेगनर तो भूगोल से जुड़े हुए हैं ना। जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर की बात करते हैं कि वेगनर साहब ने बताया था कि सारे महाद्वीप जो हैं हमारे आपस में जुड़े हुए थे। सबसे पहले आग उन्होंने ही लगाया था इस बात को। हालांकि वो ये बात बताने में विफल हो गए कि जुड़े थे तो टूट कैसे गए, गलत बता दिए थे वो, लेकिन चिंगारी वही लगाए थे। धीरे धीरे आगे आके 1960-70 तक क्लियर हो गया कि हाँ पूरे विश्व के महाद्वीप जुड़े थे और वो टूट के धीरे धीरे अलग हुए। आज भी अलग होते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा वो न आपको पता है न मुझे पता है, खैर मुझे थोड़ा बहुत पता भी है। तो समझ गए बात को। अल्फ्रेड वेगनर अलग बात है, वर्नर की बात कर रहा हूं। कई बार नए क्लास में चले जाओ पढ़ाने ना, तो बच्चों को लगता है कि हम एडवांस है, हम ज़्यादा जानते हैं। मैं वर्नर बोला वो तुरंत भड़क गए कि आप गलत पढ़ा रहे हो, वर्नर कैसे हो जाएंगे। वर्नर तो वो पढ़ाए किए हुए हैं, महाद्वीपों के बारे में बताए थे। तो वर्नर है भैया, ये वेगनर नहीं है। वेगनर अलग है, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया। अल्फ्रेड वर्नर को माना जाता है, ये स्विट्जरलैंड का विद्वान था। ये कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का, स्विस विद्वान था, स्विट्जरलैंड का विद्वान था। और इसने क्या किया था, तो बहुत कुछ इसने भी किया है, लेकिन आप दिमाग में बस ये रखो कि संयोजकता जो वैलेंसी होती है ना, ये हमको पढ़ना ही पड़ेगा। जीएस के लिए, जनरल स्टडी के लिए संयोजकता समझनी ही पड़ेगी, बिना संयोजकता का काम चलेगा नहीं। पिछला जो मेंस हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा बोर का मॉडल पूछ लिया था। मेंस में जो अभी पिछला मेंस हुआ था उसमें बोर का मॉडल पूछ लिया था। तो हमको पढ़ना पड़ेगा इसको। संयोजकता क्या है, वैलेंसी के बिना काम नहीं चलेगा। संयोजकता क्या है नहीं पता आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क आगे मिलेगा, बताएंगे संयोजकता क्या है। इलेक्ट्रॉनों को देने लेने की क्षमता पे बात आती है। ये हम देखेंगे पहले कि इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर देने लेने की क्षमता करेंगे, कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। इनको भी 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इनका भी सिफारिश मैंने कर दिया था नोबेल कमेटी को, बोले चलो दे देते हैं, आप बोल रहे हो तो। 1913 में संयोजकता ही नहीं और भी कई काम किए थे, बट मैं सिर्फ एक दो बात बता देता हूं कि आपके दिमाग में रहे, किसी को बता पाओ संयोजकता पे इसने काम किया था। और लास्ट आ जाओ कार्बनिक रसायन। कार्बन के यौगिकों की बात होगी इसमें। परिभाषा लिखो, कार्बनिक रसायन की परिभाषा लिखिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं कार्बनिक यौगिकों की संरचना, कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। संरचना एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, किया जाता है वहीं तक लिखो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन एवं कार्बनिक यौगिकों के संरचना और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। अब लिखो इसके जनक, इसके नीचे लिखो इसके जनक फ्रेडरिक होलर को माना जाता है। फ्रेडरिक, कुछ लोग रिच बोलते हैं, फ्रेडरिच, क्योंकि इंग्लिश में RICH आता है। फ्रेडरिक, इंग्लिश में लिख देता हूं यार, बेटर रहेगा, WOHLER, वोलर बोलते हैं लोग, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वाले तो वोलर बोल देंगे, ओहलर नहीं बोलेंगे, वोलर बोलते हैं। फ्रेडरिक वोलर को माना जाता है, इसके जनक फ्रेडरिक वोलर को माना जाता है। ये जर्मनी का विद्वान था, ये
जर्मन विद्वान था। और इसने क्या किया था, तो आप देखोगे इसने सबसे पहले क्या किया था, यूरिया का निर्माण किया था। मतलब इसने कमाल ही कर दिया था। इसने क्या किया था, अकार्बनिक तत्व लिया, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन लिया, और इसको लैब में एक चीज बना दिया जिसको यूरिया बोलते हैं। क्या है, NH2, वहीं रख दो, NH2CONH2, यूरिया बना दिया। NH2CONH2 यूरिया बना दिया। तो हम बोलते हैं कि फ्रेडरिक वोलर ने सबसे पहले यूरिया बनाया था, या हम ऐसा बोल देंगे कि इसने क्या किया, कई तत्वों से कुछ अलग अलग चीजें बनाए थे, कई तत्वों से कुछ नई नई चीजें बनाया था ये। बाकी बहुत से योगदान हैं, ये लोग बहुत से योगदान दिए हुए हैं, मैंने कुछ कुछ बातें बता दी आपके दिमाग में रहे। तो इस तरीके से हमने अभी रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान का नामकरण क्या है, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण क्या है, ये हमने देख लिया है। ऑफलाइन क्लास जैसी ही क्लास हुई है तो क्लास लंबी हुई है। पीपीटी चला दिया होता तो ये बातें आधे घंटे में हो गई होती, पीपीटी पे लिखी हुई होती, पीपीटी पे पढ़ देता तो आधे घंटे में हो जाती। खैर वैसे क्लास होगी नहीं। विकास ठाकुर, इसकी सिफारिश नहीं की थी क्या, अरे किया था यार, इसका भी सिफारिश किया था, इसको भी मिला ही है, बट एग्जैक्ट सन मेरे दिमाग में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा बदतमीज था, क्लास में बदतमीजी करता था, तो मैंने इसकी सिफारिश किया नहीं, बाद में बोल दिया था। इसको भी मिला था, कब मिला था, गूगल जिंदाबाद है, देख लेना। तो इस तरीके से हमने अभी जो बताया, इसमें किसी कोई दिक्कत, पूरी कहानी। अच्छा, जैसे जैसे इधर पढ़ोगे ना, मैं इस ब्रह्मांड को भी तुम लोगों के साथ में लेकर चलता रहूंगा। देखना ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ बातें तुमको यहाँ केमिस्ट्री से समझ में आएगी कि हुआ क्या, सबसे पहले बना कौन, हाइड्रोजन बना कि हीलियम बना, डाउट है लोगों को। कास्मिक किरणें बनी, कास्मिक किरण का नाम सुने होंगे, कास्मिक किरण बनी। तो वो सारी चीजें रसायन से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बेस में यहाँ पे टीजर थोड़ा सा ब्रह्मांड का इसलिए दिया था क्योंकि आगे मैं इसको धीरे धीरे जब जब पढ़ाऊंगा बीच बीच में इसको आगे लेते चलता रहूंगा, तो आपको और मजा, इससे जुड़ते रहेंगे आप कंटिन्यूअस। चलो, किसी को कोई दिक्कत अभी जितना पढ़ाया उसमें, फटाफट करो, यस नो जल्दी जल्दी चैटिंग में करो, अभी जो समझे उसको। ना ना ना, और 2 लोग 3 लोग ना, बाकी लोग क्या बोल नहीं सकते। विनीत कुमार बोल दिए हैं, शिवांगी दांगी नो। समझ में तो आई है बात ना, लिखे तो नहीं हो ना। हाँ, समझ में आना चाहिए, लिखने से मतलब नहीं है, लिख के पास नहीं हो पाओगे। लिखना तो एग्जाम में है, समझे रहेंगे तभी लिखेंगे ना। हिंदी माध्यम है, हिंदी पर कमांड है, बात समझे हुए हैं उसको लिख देंगे। नहीं तो फिर वही बताया था ना कि पीएससी में हद को पार किया, पढ़ाई से ज्यादा लिखाई किया, फिर एग्जाम नहीं निकलने वाला। समझो, नहीं समझ में आए 10 बार पूछो, कमेंट के लिए बोलता हूं, पूछो जो समझ में नहीं आए उसको। ये बोल रहे हैं मेंस की क्लास कितने बजे है सर। भैया मेंस की क्लास अभी बता रहा हूं, पहले ये प्रीलिम्स की क्लास तो खत्म करें। अब कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आपको पहले बता दूं मैं, जिससे कि आइडिया रहे कि क्लास आगे क्या बढ़ेगी। मैं इसको मिटाता हूं और आपको बताता हूं कि अगली क्लास क्या रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने रसायन विज्ञान पढ़ लिया है, तो अब थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट बना लेंगे अगले क्लास में, रसायन विज्ञान का प्रयोग, रसायन विज्ञान का प्रयोग। तो इसमें केवल अभी चार्ट बना लेंगे, उसको आगे हमें पढ़ना है कि खाद्य में रसायन क्या है, कृषि में रसायन क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। प्रीलिम्स में पूछ लेगा, नायलॉन के बारे में पूछ लेगा, कपड़े में टेरिलीन के बारे में पूछ लेगा, औद्योगिक कपड़े की बात करेगा। तो उसके बाद आजकल जो उनको शुगर हो गया है ना, डायबिटीज, उन लोगों को शुगर फ्री मिठाई मिलती है। तो वो शुगर फ्री जो मिठाई भगवान प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, वो हमने केमिस्ट्री का प्रयोग करके बनाया हुआ है, वो बहुत मीठे भी रहते हैं वो। तो खाद्य में रसायन क्या है, इस तरीके से थोड़े से कहाँ कहाँ प्रयोग है, केवल एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे उसको पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद शुरू करेंगे हम लोग किसको, द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या है, फिर सारी कहानी द्रव्य से ही निकलेगी। द्रव्य क्या है, द्रव्य में हम देखेंगे, फिर द्रव्य के आगे देखेंगे शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ में देखेंगे तत्व क्या है, यौगिक क्या है, अशुद्ध पदार्थ में देखेंगे
मिश्रण क्या है, मतलब समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है, फिर इसको तोड़ेंगे जाके देखेंगे परमाणु क्या है, परमाणु से पहले अणु देखेंगे, अणु परमाणु, परमाणु से नीचे जाएंगे तो इसमें देखेंगे परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब की बात करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी और प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में तो पूछ ही लेगा। तो आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं सुबह 5 बजे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जप नाम, सब लोग बोलो जप नाम, बाबा जाने मन की बात।